नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। किसान आंदोलन कई मायनों में एक अभिनव प्रयोग है। भारत भूमि तो अनादिकाल से अनूठे प्रयोगों के लिए विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त कर ही चुका है। तो ऐसे में शाहीन बाग के पुष्पों के प्रस्फुटित होने के बाद माओ नंदनों की नई योजना किसान आंदोलन के रूप में तो आया ही चाहती थी। छात्र तो मैं अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता का ही रहा हूँ, लेकिन इफेक्ट डालने के लिए यह कह देता हूँ कि आंदोलन शास्त्र का एक गंभीर विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए किसान आंदोलन वैश्विक पटल पर अपनी गहरी छाप छोड़ने वाला है। भारत में किसानों ने कई रूप धरे हैं। खासकर मोदी सरकार के आने के बाद तथाकथित किसानों की प्रतिभा में अनायास ही वृद्धि होती रही है। उन्होंने देश को दिखाया कि किसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तमिलनाडु से आए किसानों को याद करें तो पता चलेगा कि कालांतर में समुद्र तट पर योयो करने वाला व्यक्ति जंतर मंतर पर खोपड़ी लगाकर मरे हुए चूहे भी खा सकता है, अगर उसे 12 वर्ग मीटर की परिमिति में लाल माई के लिए पत्रकारिता के मसीहा कहीं दिख गए। मसीहा जी का तो ऐसा है कि किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग, टेंट शामियाना में बैठे कुर्ता सलवार वाले स्वयं को भीष्म और इस पौंड्रक को वासुदेव समझते हैं। फिर गीता न सही शमियाना के चौंक दे वो ढोरिये में घोंप नामक गीत पर नाच होता रहता है। ये किसान आंदोलन भी हमारे किसानों के नए रूप सामने लेकर आ रहा है, जिसके लिए समस्त भारत इनका आभार प्रकट करता है। हमने इस आंदोलन में भी पाया कि किसान विद्युत अभियंता भी हो सकता है, जो टावरों की बिजली काटता रहता है। एक और आयाम हमें यह भी दिखा कि किसान जनरेटर चोर भी हो सकता है, लेकिन यह चोर और चोरों की तरह नहीं है, बल्कि चोरी का माल ये किसान गुरुद्वारे में दान कर देता है। मैंने जानने की कोशिश की तो सॉल्ट न्यूज के संस्थापक एवं नासा से ताम्र पत्र पाए प्रतीक ने बताया, जिसे दुनिया टावर का तार काटने वाला बता रही है, वो वस्तुतः भारत का टावर है ही नहीं। वो तो आईफिल टावर है, जो आपको अलग एंगल से देखने पर पूरा दिखेगा। जो लोग तार काट रहे हैं वो भारतीय भी नहीं है। उन लोगों की आंखों में जूम करने से सच्चाई दिखती है कि वो कुछ संघी भजपइये हैं, जिसे मोदी ने ट्रक में बिठाकर पेरिस भेज दिया था। आगे उन्हीं के मित्र और पंचर विज्ञान के अग्रणी जुब्बू रंगरसिया ने कहा, साथ ही वीडियो को आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह वीडियो जानबूझकर क्लोजअप में शूट की गई है, ताकि यह पता न चले कि जगह कौन सी है। सर पर पगड़ी रखवाकर भाजपा के लोगों ने पेरिस में आईफिल टावर के नीचे कटे हुए तार पकड़ा दिए हैं और वो वायरल भी करा दिया। वो जानते थे कि प्रतीक भाई उनकी करतूत भारत में होने से पहले ही पकड़ लेंगे, अतः उन्होंने राफेल देने वाले राष्ट्र को चुना। किसान आंदोलन आत्मनिर्भर भारत का एक समुचित उदाहरण बन चुका है। हमने यह भी देखा कि इस अनुपम प्रयोग में सिर्फ टेंट शामियाना ही नहीं देखा। इसमें गरीब दिखने वाले लोग थे, इसमें परेशान दिखने वाले लोग थे, इसमें खून की प्यासी चाचियां थी, ठोक देने वाले खालिस्तानी अंकल थे, मर्सिडीज वाले भैया थे, सिनेमा का प्रोजेक्टर था, थिन क्रस्ट पिज्ज़ा था, गाने बजाने वाले लोग थे, अखबार था, समाचार था, गीज़र थे। मतलब आप सोचिए कि वहाँ क्या था और वो वहाँ पे था। आप सोचिए कि 5000 लोग अपना घर बार छोड़कर कहीं से चलते हैं। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना गाते हुए पहुँचते हैं, और अगली लाइन सुनने से पहले दिल्ली पुलिस उन्हें रोक देती है। दिल्ली पुलिस ने ही सबसे ज़्यादा समस्या पैदा की है। किसान भाई तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अगली लाइन के हिसाब से मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। आप ही सोचिए कि जो किसान पंजाब से 4 महीने का राशन लेके चला होगा, वो क्या सोच के चला होगा। आपको लगता है कि घर छोड़कर कोई किसी यात्रा पर निकलता है तो सड़क पर बैठकर चाय बनाने के लिए निकलता है, या फिर राशन इस हिसाब से लेता है कि सफ़र भर जो है वो चलता रहे। मुझ पर विश्वास नहीं, ध्रुव टट्टी के गणित और ग्राफ पर विश्वास करेंगे कि नहीं आप? मैं मैप वैप दिखा दूंगा। गूगल मैप कहता है कि आदमी लगातार पैदल चलता रहे तो 14 दिन और 6 घंटे में पहुंच जाएगा। इस हिसाब से लोग लगातार चलते ही रहेंगे, लेकिन श्री ध्रुव टट्टी जी के गणित के हिसाब से चले और दिन के 6 घंटे ही चलें तो लगभग 56 दिन लगेंगे, मतलब 2 महीने। बंगाल की खाड़ी जाने और वापस आने का मिला लें तो लगभग 4 महीने हो ही जाते हैं। अब दिल्ली पुलिस ने स्वयं ही आसमानी डर के चलते बैरिकेड लगा दिए और रोक दिया है उन्हें। इसमें दिलजीत भाई गाने की अगली लाइन गा रहे थे तो उन्हें कंगना ने रंग बिरंगी बातें कहकर चुप करा दिया। फिर किसान आखिर करते क्या? किसानों ने सोचा कि मोदी जी का इतना साथ दिया है तो आत्मनिर्भर भारत योजना में भी साथ दे दिया जाए। इसी कारण कहीं से टेंट आया, कहीं से कालीनें आई, तैयारी शुरू हो गई। मुझे आंदोलनों का एक छात्र होने के बाद भी ये नहीं लगा कि यहाँ कुछ प्रदर्शन टाइप का होगा। मुझे लगा कि टेंट लग गया तो सज्जी लिवाम टाइप के प्रवचन देने आएगा पीएचडी धारी और कहेगा कि भैया
असम को नहीं काट सकते क्या? ऐसे में वामपंथियों ने यहाँ पे घुसपैठ कर ली और लोगों को बताने लगे कि अब बैठ ही गए हो तो 5 महीने पुराने बिल पर आंदोलन ही करो। फिर तय हुआ कि आंदोलन कृषि बिलों के ऊपर होगा। लोगों ने उन्हें कहा कि उन्होंने तो बिल पढ़ा ही नहीं है। वामपंथियों ने समझाया कि पढ़ा तो उन्होंने भी नहीं है, लेकिन आंदोलन का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। पाउंडरक कुमार भी वहीं पे था। उसने कहा, देखिए, एक लोकतंत्र में आंदोलन होते रहने चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अपने सफर के बीच में रोक लिए गए यात्रियों ने सवाल उठाया कि कृषि कानूनों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो विरोध किया जाए। पाउंडरक बकैत कुमार ने कहा, था तो नागरिकता वाले में भी नहीं, लेकिन हमने 100 दिन चलाया कि नहीं। वो किसके लिए था? आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता चमक गई उससे? जहां जाता हूं गाली सुनता हूं, फिर भी राष्ट्र हित में मैंने उस आंदोलन को हवा दी। मैं जानता हूं कि वहां शर्जील, सफूरा, खालिद ताहिर क्या कर रहे थे, लेकिन भीतर से घनघोर राष्ट्रवादी होने के कारण मैंने लोकतंत्र में विरोध के स्वर को जीवित रखा, अपनी इमेज के बल पर। लोकतंत्र में और है क्या? विरोध से ही लोकतंत्र चलता है। यहाँ विरोध है ही नहीं। यह आदमी हर काम सही करता जा रहा है, सारी योजनाएं गरीबों के लिए बना रहा है, अल्पसंख्यकों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला रहा है और चुनाव भी जीत रहा है। अतः विरोध की सारी संभावनाएं खत्म हो रही थी। फिर मेरे सपने में एक दिन निर्भय दुबे और गुलाम मुस्तफ़ा आए। उन्होंने कहा कि मेरे ही हाथों में भारत का भविष्य है, लोकतंत्र का। तब मैंने तय किया कि लोग मुझे गालियां दें वो ठीक है, लेकिन अपने कुकर्मों से मैं मोदी को जिताता रहूंगा, क्योंकि लोग मुझे सारे वामपंथियों का प्रणेता मानकर गुस्से में अगेंस्ट में वोट करेंगे। तब जाकर यात्री लोग माने। एक ने कहा, कम से कम कानून में जो है वो तो बता दिया जाए, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। वामपंथियों की पूरी टीम आंदोलन को आंदोलन जैसा बनाने में लग गई। उनके साथ समस्या यह है कि उनके अपने काडर अब बचे नहीं। संघी लोग अपना काडर कई बार मोदी को भी नहीं देते प्रचार के लिए, तो वहाँ से मिलने की संभावना है नहीं। इसलिए वो थ्योरी तो बहुत जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की कूट वाली कॉपी के लिए पैसा नहीं उनके पास। ऐसे में वो भीड़ ढूंढते हैं और उसमें आंदोलन करवाते हैं। अब देखिए कि शाहीन बाग तो गैर भारतीय मुसलमानों के लिए भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। उसमें हिंदू क्या करने गए थे? वहाँ बिंद्रा बिरयानी और लंगर क्यों चला रहा था? वहाँ पोस्टर बनाने वाले कहाँ से आ गए? ये तो आंदोलनों के नव अवयव हैं। समय बदलने के साथ साथ आंदोलनों की प्रकृति भी बदली है। ऐसे में वामपंथी तो बदल गए हैं, लेकिन आंदोलन के लिए डफली पीटकर भीड़ जुटाने वाले झोला चाप वामपंथनों को लोग पैसा तो दे देते हैं, ध्यान नहीं देते। जियो के दौर में लोग सेक्स और रोमांस से भरपूर वैसे वेब सीरीज देख रहे हैं जो यूपी के बाहर का कोई व्यक्ति देख ले तो उस राज्य में बेटी ना ब्याह है, क्योंकि हर सीरीज में घर की बहू ससुर के साथ आलिंगन में पाई जाती है और आदमी दिन भर गाली बकता है या फिर गोली चलाता रहता है। ऐसे में 150-200 सालों के अनुभव और समय के साथ बदलने की प्रवृत्ति के कारण वामपंथी थिंक टैंक तो इवॉल्व होता गया, लेकिन उसे क्रियान्वित करने वाले कम होते चले गए। बाद बाकी कसर मोदी ने सैकड़ों एनजीओ को बंद करवाकर पूरी कर दी। यही कारण है कि अब आंदोलन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होने लगे। पहले आंदोलनों की तस्वीर में आपको लोगों की व्यवस्था, सरकार के लिए गुस्सा दिखता था। ये 3-4 दिन चलता था ज्ञापन वापन देके। अब के आंदोलनों में आपको लोगों की बेहतर जीवन शैली दिखेगी। सरकार के लिए गुस्सा दिखाने का काम पाउंडरक कुमार जैसे लोग करने लगे हैं। अब यहाँ आपको फुट मसाजर दिखेगा, सिनेमा देखने के लिए प्रोजेक्टर दिखेगा, पिज्ज़ा दिखेगा, वाईफाई की व्यवस्था मिलेगी, गर्म पानी के लिए गीजर दिखेगा और अपने प्रोपेगेंडा के लिए अपना अखबार और यूट्यूब का चैनल दिखेगा। सब कुछ इवॉल्व हो रहा है। भीड़ बनी किसानों की भीड़ और आंदोलन जो है उसका तैयार होने लगा। आंदोलन पहले स्वतः स्फूर्त हुआ करते थे, ऑर्गेनिक, यानी लोगों को कुछ सही नहीं लगा, इकट्ठा हुए, नारेबाजी हो गई, ज्ञापन दे दिया, मीडिया में कवरेज हो गई, चले आए। अब आंदोलन योजना के साथ होते हैं और वही होना भी चाहिए। एमबीए के दौर में इवेंट मैनेजमेंट एक विषय बन चुका है और आंदोलन में ग्लैमर की कमी हमेशा रही है। अगर आंदोलन आदि व्यवस्थित तरीके से नहीं होंगे तो इस विषय को शादी की प्री वेडिंग फोटोशूट और रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया ये वाले नाच तक में ही समेट दिया जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट उससे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। पब्लिसिटी के लिए तो पीआर वालों का मूल मंत्र है ही कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो भले ही वहाँ सिंघू बॉर्डर पर हर दिन पिज्ज़ा ना मिल रहा हो, लेकिन तस्वीर यही लीक की जाती है कि देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। इसी कारण तो हाय हाय मोदी मर जा तू वाले गीत गवाए गए और पूरे आंदोलन को एक विस्फोटक कवरेज शुरुआती मिले। इसके लिए इंदिरा को ठोका था, मोदी को भी ठोक देंगे वाली बात कही गई। नहीं तो आपको लगता है कि अपने कौमारी वाले दौर के नाम को उसको लिए जाने पर एक महिला एक एंकर को उठवा सकती है?
वो इंदिरा को ठोकने की बात पर अपने गुंडे नहीं भेजेगी। आंदोलन होना है तो बड़बोले लोग चाहिए, जो माइक देखते ही फुल नेटवर्क में एकदम टावर पकड़ ले तुरंत और ऐसा टॉक टाइम खर्चा करे कि सारा रिचार्ज खत्म हो जाए। इसके लिए वामपंथियों को खालिस्तानियों से बेहतर कौन मिलता। उधर खालिस्तानियों को पब्लिसिटी की दरकार थी, इधर वामपंथियों की हथेली में खुजली हो रही थी, काम बन गया। सूक्तियों में भी उद्धृत है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। आंदोलन को खड़ा करने के लिए पूरा फ्लो चार्ट और सिचुएशन रिएक्शन एनालिसिस होती है। आवश्यकताओं को खड़ा किया जाता है और फिर उसे पूरा किया जाता है। फिर जब लोगों ने गरियाना शुरू किया तो ये कहा जाने लगा कि आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी परेशान होकर गरीब टाइप दिखता रहे। सही बात है, जब भारत डिजिटल इंडिया हो गया तो आंदोलन थोड़ा मॉडर्नाइज्ड और थोड़ा आधुनिक हो जाए तो क्या समस्या है। दुनिया बदल रही है, मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में वामपंथियों के आंदोलन कैसे पुराने होंगे। ये लोग अब अमेरिका के चुनाव तक को पलट दे रहे हैं और आपको लगता है कि वो ये वही हंसिया वाली वही गीत गाते रहें और झंडा लेके मार्च करेंगे। नहीं, एक आंदोलन शहर बसाया जाएगा। अब बात यह है कि ये आंदोलन शहर है क्या। जैसे इश्क में शहर होना होता है, वैसे ही दिल्ली आंदोलन में शहर होना जैसी बात है। आंदोलन शहर एक टाउनशिप टाइप की आत्मनिर्भर व्यवस्था है। इसमें निकम्मे और नकारे लोगों की एक भीड़ को सड़क पर होने का एक जस्टिफिकेशन दिया जाता है। उनसे ऐसी बातें रखने को कही जाती हैं जो वो भी जानते हैं कि नहीं मानी जाएगी। यही सही तरीका भी है कि अगर बात मान ही ली जाएगी तो फिर ये 4 महीने के राशन का क्या करें। वापस जाएंगे तो बेइज्जती होगी कि नहीं, है कि नहीं बात। जिन लोगों ने बिल या ड्राफ्ट उसका पढ़ा ही नहीं है, वो पहली डिमांड तो यही रखेंगे कि कानून वापस ले लो। पढ़ लेते तो कहते ये वाली बात सही नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो कह रहे हैं कि सारे कानून ही वापस ले लो। वामपंथियों का भी दुख आपको समझना पड़ेगा कि आनन फानन में क्रैश कोर्स भी नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने 2 प्रायोजित आंदोलन ऐसे ही निकाल दिए जिसमें लोगों को कानून का कुछ पता ही नहीं था। एक भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो आंदोलनकारियों के लिए भी यही गाना सूट करता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पीछे है वामपंथी, मेरा नाम हो रहा है। अब इन किसानों का भी सोचिए कि रोक लिए गए, वरना पैदल चलते रहते बंगाल की खाड़ी पहुंचने तक पैर में कितना दर्द कर जाता। अब है कि सड़क पर चलना भी नहीं है और फुट मसाज भी मिल रहा है। इसी को पहले जी सिनेमा पर डबल मजा कह के बुनाया जाता था। अब हम आंदोलन शहर के कुछ निवासियों की चर्चा करें। शहर है तो निवासी भी उसी तरीके के होने चाहिए। आंटियों की तो बात मैंने पहले ही कह दी, जो पार्कों में अरे बेटा शादी कब करोगे इससे शुरू करती है और तीसरा बच्चा भी कर ही लो, खेलने में बाकी दोनों का मन लगा रहेगा, इस पे समापन होता है। और अगर आपने ये सारे महत्वपूर्ण समाजोपयोगी उत्पादक कार्य कर लिए हैं तो आप चुगली हेतु या फिर काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ऐसे गानों के स्वरचित बोल पर ढोलक और चम्मच बजाती हुई किसी पार्क में आप मिल ही जाएंगे। यहाँ भी भजन की जगह ढोलक पर हाय हाय मोदी मर जा तू का रैप जो है बजा ही दिया गया। इसमें आंटियों का क्या दोष है। आंटित्व के गुणों को लिखते हुए सुखदेव जी महाराज ने यही सारी बातें तो शास्त्रों में लिखी थी। ये बात और है कि गरुड़ पुराण में चुगलखोर लोगों के लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। दूसरे टाइप के निवासी वो हैं जिन्हें मैथिली में बनचुहार कहा गया है। बनचुहार शब्द वन और चुहार के संगम से बना है। चुहार शब्द मैथिली में चोर का सहचर है, जैसे कि ऊ शब्द चोर चुहार छः। इसी टाइप के लोग अडानी अंबानी को गरियाते हुए जनरेटर चुरा रहे थे और मूर्खतावश जियो के टावरों का तार काट रहे थे, जो कि अंबानी ने कुछ समय पहले किसी और कनेडियन कंपनी ब्रूकफील्ड को बेच दिया था। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि अंबानी को पहले से ही पता था कि आंदोलन होगा और उसने पैसे बचा लिए, क्योंकि मोदी आधा अंबानी की जेब में रहता है और आधा अडानी की जेब में, है कि नहीं। बात यही है ना। तीसरे टाइप के लोग वो हैं जो आपदा में अवसर खोजने वाले हैं। अन्नदाता जैसे शब्दों के बेजोड़ प्रयोग से जनता को गिल्ट ट्रिप पर ले जाने वाले नवयुवकों ने कॉलेज में फर्जी DSLR लटकाने वालों को काम दिया और उभरते हुए स्कोडा लहसुन फोटोग्राफी फेसबुक पेज बनाने वालों को कहा कि फिल्म मेकर बनने की इंटर्नशिप दी जाएगी। काम था किसानों पर वीडियो बनाओ और यूट्यूब का चैनल खुलेगा। 4-5 दिन में यूट्यूब चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। बिजनेस एकदम झमाझम चल रहा है, मोनेटाइजेशन हो गया है। चौथे टाइप के वो लोग हैं जो गरीब जैसे दिखते हैं, जिनके चेहरे पे हमेशा परेशानी की आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं। जैसे लोगों को वामपंथी डीप फोकस मोड में दोपहरी में भी अपर्चर साइज एकदम कम करके अंधेरे गमगीन माहौल में रोने गाने और उदासी भरे बयान देने के लिए तैयार रखते हैं।
ये लोग आपको किसी भी टाइम अरे यार अन्नदाता का ये हाल है, शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पे, ये मोड में कभी भी भेज दें। पांचवें टाइप के लोग वो हैं जिन्होंने नाम में क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी ये सब लगवा लिया और खांसते छींकते स्वयं को भगत सिंह ही बताते फिरते हैं। ये लोग भावुक लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ने का दावा वैसे ही किया जैसे वामपंथी करते हैं। ये लोग भगत सिंह को उन टुटपुंज या 2 कौड़ी के नक्सलियों के समकक्ष रख देते हैं जो अपने ही देश के गरीब सिपाहियों का नरसंहार करते हैं। ये वैसे ही करते हैं जैसे भगत सिंह को सारा ज्ञान इन्होंने ही दिया था और आज की तारीख में वो उन्हें भारत के नीच वामपंथियों की तरह अपना बनाते फिरते हैं। छठे टाइप के लोग वे हैं जिन्होंने लोगों से ज़्यादा संगठन बना रखे हैं। ये लोग मेन लोग हैं। इनका काम है कि पगड़ी का रंग जो है फीका ना पड़े और माइक देखते ही आप कैसे हैं पूछने पर अपनी पत्नी को भी ये कह दे 3 बिल वापस लेने ही होंगे, उससे पहले बात नहीं होगी। ये लोग हमेशा काला कानून वापस लो इस मोड में रहते हैं और हर बातचीत में ये जाते हैं और काले कानून को वापस टेंट में लेके आ जाते हैं। इनसे पूछेंगे कि काला कानून क्या है तो वो बोलेंगे काला है जी, वापस होना चाहिए। 7वें टाइप के लोग वो हैं जो वामपंथियों द्वारा भी नकार दिए गए हैं और अपनी मार्केटिंग करने किसी भी आंदोलन में पहुंच जाते हैं। ये बहुवचन तो छोड़िए, द्विवचन में भी नहीं आते, लेकिन स्वयं को अमिताभ बच्चन से कम नहीं मानते। इनका नाम है योगेंद्र यादव। ये व्यक्ति इच्छाधारी आंदोलनकारी है। ये संविधान के भी ज्ञाता हैं, किसान तो देखने से ही लगते हैं, शिक्षा तो इनके बाएं हाथ की कानी उंगली का नाखून का खेल है, पेट्रोल का दाम ओपेक नेशन जो है इनसे फ़ोन करके पूछते हैं तब घटता है बढ़ता है, रिसेशन तो लीमैन बंधुओं द्वारा अर्थशास्त्री यादव जी की बात ना मानने के कारण विश्व को झेलना पड़ा। अति विनम्रता धूर्ता लक्षणम की तर्ज पर इच्छाधारी आंदोलनकारी योगेंद्र भाई एम्पलीफायर वालों के कई स्पीकर फुड़वा चुके, क्योंकि इनके बाद जो भी बोलता है आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि स्पीकर जो है फट जाता है। 8वें टाइप के लोग वो हैं जो क्राउड को मैनेज करते हैं। वो बताते हैं कि किस ज़िले से कितने ट्रैक्टर चले हैं और फिर मीडिया बताती है कि अब मोदी सरकार की चूल्हे हिल जाने वाली। हिलती तो खैर घंटा कुछ नहीं। ये लोग डिजिटल मीडिया पर छोटे वीडियो और गीत संगीत शेयर करके आंदोलन को बाइनरी में जीवन जो है दिए रहते हैं। ये लोग मूलतः खलिहर लौंडे हैं जो अरे चल ना यार एडवेंचर हो जाएगा इसके चक्कर में पड़े रहते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसी 8वें का एक वेरिएशन 9वें टाइप के लोगों का है जो मुफ्त का भोजन करने आए। इन्हीं में से किसी के बारे में आप कुछ दिन बाद ये भी हेडलाइन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन के बीच खिला प्रेम पुष्प, कुलदीप ने किया धैर्यकांत से विवाह। फिर कोई फॉलोअप के लिए यूनिक आइडिया ढूंढता पत्रकार 9 महीने बाद एक नई हेडलाइन देगा। 9 महीने बाद भी केडीडीके को नहीं मिला संतान सुख, कोशिश जारी है। 10वें तरह के लोग वो हैं जिनको लगने लगा है कि ये जीवन शैली सबसे टंच है, खाना मिल रहा है, टीवी पर चर्चा हो रही है और काम कुछ नहीं करना। ये लोग कैमरे में भीड़ की शक्ल में खड़े रहते हैं। यही वो होते हैं जो गंभीर मुद्दे पर चौथे टाइप के गरीब लोगों के बयान देते वक्त आपस में मीम शेयर करते हुए दांत चियारे पाए जाते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें टीवी पर आने का शौक तो होता है लेकिन पता नहीं होता कि माहौल क्या है। इनसे सवाल पूछोगे तो कह देंगे इतने लोग आए, कुछ तो बात होगी, हम इनके साथ खड़े हैं। यही लोग गैर वामपंथी पोर्टलों जैसे ऑप इंडिया है और यूट्यूबर्स के बीच अति लोकप्रिय होते हैं। लोग तो खैर और भी तरह के होते हैं लेकिन इतनी विविधता के बाद बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी भूतपूर्व जाने मन ने ये वीडियो बनाने के बीच में फ़ोन करके पूछ लिया कि मेरे नए साल का प्लान क्या है। मुझे लगा कि अपने प्लान में शामिल करेगी, लेकिन जवाब पर अब छोड़िए क्या बात करना। मैं ठहरा घोर राष्ट्रवादी व्यक्ति। मैंने फ़ोन काटा और कहा कि मैंने अपना जीवन राष्ट्रवाद को दे दिया, पार्टी साटी नहीं करता। बोलने में दर्द तो हुआ लेकिन क्या है, सह लेंगे थोड़ा। मैंने सोचा कि किसान आंदोलन में जब सिनेमा चल ही रहा है, पिज्ज़ा आ ही रहा है, छुहारे बट ही रहे, मसाज हो ही रहा है, डीजे बज ही रहा है, तो फिर पार्टी यूं ही चलेगी वाली बात तो होनी चाहिए। जब आंदोलन टिपिकल आंदोलन टाइप रहा नहीं, वामपंथी मीडिया ने भी बताया कि आंदोलन कर्मी थकेंगे तो फुट मसाज को ऐसे क्यों बताया जा रहा है जैसे वो कोई पाप हो, तो फिर माहौल तो भैया एकदम सेट घरेलू टाइप होना चाहिए। ऐसे में ओपन टेरेस पार्टी ना सही, ओपन रोड पार्टी तो बनती है यार। एक एंकर का भाई कई कारणों से चर्चा में रहता है तो उसका कॉन्टैक्ट यूज करके बिहार से कुछ नाचने वालों को भी बुलाया जा सकता है। माहौल तो होना चाहिए ना, आंदोलन ही तो हो रहा है, आंदोलन के बारे में लिखा जा रहा है। कनाडा के पीएम तक ने बयान दे दिया, अमेरिकी मीडिया वालों को भी स्थान विशेष में दर्द उठ ही रहा है। तो इसमें आंदोलन कर्मियों के लिए अब बचा ही क्या है, क्यों मतलब उनको तो एंजॉय करना ही चाहिए। अब काम तो सिर्फ छठे टाइप के लोगों का बचा है, जो मेन लोग हैं। उनका भी पहले का इतना रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें से कोई भी चला दें, किसी को क्या पता चलेगा। उन्होंने पूरे टाइम एक ही तो बात बोली है, काला कानून वापस लो, उसके पहले कोई बातचीत संभव है ही नहीं।
तो वो भी पार्टी, प्री पार्टी और आफ्टर पार्टी में शरीक हो सकते हैं। आंदोलन सड़क पर बचा हो या नहीं, मीडिया में तो हो ही रहा है, लोग हेडलाइन पढ़ रहे हैं। अब कोई ये देखने थोड़े गया कि दिन भर राशन खपाने के अलावा और क्या काम कर रही हैं लोग। वैसे भी आम आदमी पार्टी वालों ने तो इंटरनेट का और वाईफाई का इंतजाम कर ही दिया है। भले ही कुछ साइटें ना खुलें, लेकिन कॉलेज में DSLR लेकर घूमने वाले लौंडों को तो ये बात पता है ना कि VPN कैसे काम करता है। व्हाट्सएप ग्रुप में ये जानकारी 3 मिनट में फैल जानी है और युवा वर्ग बिना बफर किए हुए इंटरनेट का समुचित आनंद जो है ले पाएगा। न्यू ईयर के बारे में प्राचीन संस्कृत में एक सूक्ति लिखी गई है कि संगीत नृत्य भोजनम पेय पदार्थ तथैव च न्यू ईयर पार्टिस चतुराकर्षणम, अर्थात संगीत, भोजन, नृत्य और पेय पदार्थ, वायव्य और द्रव दोनों, उसको नववर्ष की पार्टी का प्रमुख आकर्षण माना गया है। मुफ्त दे रहे ने आ देखो एक पेटी असी भी लियांदी, असी भी हुण महीना नजारे लवांगे ते सियाल दा महीना है। और अभी तक की जो खबर आ रही है, जो जैसी तस्वीरें आए, तो ये चारों चीजें तो वहां पे हैं ही। ऐसे में अब एक ही कार्य बचा है कि ऐसे व्यवस्थित और योजनाबद्ध आंदोलन कर्मियों को नमन किया जाए और नए साल की तरफ इस उम्मीद से देखा जाए कि फरवरी 2021 में कोई हिंदू विरोधी दंगा ना हो जाए, क्योंकि वामपंथी जब जब दूसरे के आंदोलनों को हाईजैक करते हैं लोग मरते हैं, खास करके हिंदू। ये हमने बाबरी के बाद देखा, इसी साल शाहीन बाग के समय देखा और उसी रास्ते पर जाते इस तथाकथित आंदोलन को भी देख रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि कोरोना के कारण देश की 5-7 यूनिवर्सिटी के भाड़े के 10-20 लोग बिना बिल पढ़े मूर्खों की तरफ पोस्टर हाथ में लेकर वीडियो नहीं बनवा रहे, जिसे बकैत कुमार यह कहकर चलाता रहेगा कि देखिए IIT खड़गपुर के साथ अब JNU भी साथ दे रहा है शाहीन बाग का। ऑनलाइन होने से ये वैचारिक उत्पात तो अभी तक नदारद है। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।